जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं। और फाइनली जिसका आपको इंतजार था, क्योंकि पहले जब एयरफोर्स का हमारा एग्जाम होता था तो हम थ्योरेटिकली क्वेश्चंस मतलब हम अपना जो स्कोर है वो मेजर कर लेते थे कि अप्रोक्सीमेटली सर इतना स्कोर आएगा। और इस स्कोर के आने के बाद में मैं शायद हो सकता है कि मैं सेफ हूँ, तो मैं फेज 2 की प्रिपरेशन करने लगूं या फिर मैं नई बैच के साथ पे जुड़कर वापस तैयारी करूं। ऐसे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट रहते थे। लेकिन अब इस प्रकार के जो डाउट है आप लोगों के दिमाग से थोड़े से निकल गए होंगे। क्यों? क्योंकि आज एयरफोर्स ने अपना रेस्पॉन्स सीट एंड जो आंसर की है वो रिलीज कर दी है। और हमने उसके लिए वीडियो भी डाल दिए हैं। मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन में, टेक्निकल मैथ्स में, एक्स ग्रुप की मैथ्स में कहीं पर भी कोई सस्पेंस नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आप ऑब्जेक्शन डालने की हिम्मत करो, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन सीएसबी ने सही माने हैं, है ना। ईडीसीआईएल ने जो हमने सोल्व करे वो के वो ही क्वेश्चंस उनके हैं, तो कोई चैलेंज उसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो रही बात ये, अब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा, हमारा स्कोर 30 है सर, नॉर्मलाइजेशन होगा तो 4-5 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, कितना स्कोर बढ़ेगा? उसके रिगार्डिंग बच्चों के बहुत सारे डाउट, बहुत सारे मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। सर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा, नुकसान भी होता है क्या? ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आती है। तो आज की सेशन में हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन, पहली बात तो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्यों इजाद किया गया है, किसको फायदा मिलेगा, क्या नुकसान भी होता है, और अगर फायदा हुआ तो क्या सर हमारा रो स्कोर जो है क्या उससे मेरिट बनेगी, क्या नॉर्मलाइज स्कोर जो है उससे मेरिट बनेगी। सबसे पहली तो बात मैं आपके सामने कर दूं कि जैसे अलग अलग शिफ्ट में जब एग्जाम होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जब बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस केस के अंदर नॉर्मलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा रेलवे की एग्जाम हो, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे हमारा एयरफोर्स का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में जिस बच्चे का पेपर लगा, उस फर्स्ट शिफ्ट में पेपर का लेवल बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर डिजाइंड होते हैं। तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा आ गया और दूसरी शिफ्ट में पेपर का लेवल बहुत कम आ गया, तो इसका मतलब पहली शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जैसे मेडिकल असिस्टेंट और वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, उनका 30 को जो पेपर लगा, वो पेपर वो बच्चे बताते हैं कि सर लेवल उसका कम रहा। लेकिन 31 को जो पेपर लगा, बच्चों के कमेंट थे कि सर जो हमारा दूसरी तीसरी शिफ्ट में पेपर लगा वो बहुत टफ पेपर था, उसमें बहुत मतलब लेंदी लेंदी क्वेश्चंस जो थे वो मैथ्स में भी लेंदी क्वेश्चंस थे। ऐसे बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब नॉर्मलाइज होता है स्कोर, तो अधिकतर उन बच्चों को बेनिफिट होता है जो हमने अब तक के एग्जाम्स में एनालिसिस करा है। हालांकि इसका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन वो उससे समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, कोई बच्चे के अगर कोई शिफ्ट हार्ड आई है तो वो हार्डनेस का लेवल एजेंसी जो है वो डिसाइड करेगी, और वो डिसाइड करने के बाद में उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो सेट करेंगे कि इतना स्कोर बच्चे का बढ़ सकता है। अगर कोई बच्चे का इजी पेपर है तो उस बच्चे का इजी वाला स्कोर तो उतना ही रहने देते हैं, लेकिन जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा होता है, उस हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे का स्कोर जो है वो इंप्रूव कर देते हैं। अगर उसमें भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एजेंसी ने हार्ड मान रखा है और वो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप नॉर्मलाइज ज्यादा होते हैं। अगर आपने हार्ड क्वेश्चंस में अगर मिस्टेक करी है या इजी क्वेश्चंस जो उन्होंने दिया है उस क्वेश्चन में मिस्टेक करी है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्कोर जो है आपका कम भी हो जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो बच्चे नॉर्मलाइज होने के बाद में एक ही शिफ्ट के जो बच्चे होते हैं उनका स्कोर, किसी बच्चे का 3 नंबर बढ़ जाता है तो कई बच्चे का 2 नंबर ही बढ़ जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो सेम शिफ्ट वाला जो बच्चा है, सेम शिफ्ट वाले बच्चे ने अगर हार्ड लेवल के जो एजेंसी ने डिसाइड कर रखे थे, 5 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन डिसाइड कर रखे थे कि ये हार्ड है, उन्होंने हार्डनेस का लेवल, हार्डनेस का जो पैरामीटर वो मान रखा है, वो उस बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं और वो उसके राइट हैं, तो उसका स्कोर बढ़ेगा। और अगर कोई एक वीक बच्चा है सेम शिफ्ट में और उसने वो जो क्वेश्चंस हैं वो तो नहीं करे, उसके बजाय जो और क्वेश्चन जो सिंपल थे, जो हार्डनेस का लेवल कम माना जा रहा है, वो अटेम्प्ट किए, तो उस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर जो उतना नहीं बढ़ा जितना फर्स्ट के कंपैरिजन में बढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन को, एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, उसके बाद में आपका जो स्कोर है वो प्लस या माइनस होता है। अगर आपके दिमाग में डाउट हो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर बढ़ेगा, हाँ चांसेस बढ़ने के ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें स्कोर घटने के भी चांसेस होते हैं। जैसे मैंने पेपर एनालिसिस जब करवाया उस टाइम पर बच्चों ने बताया सर, मैथ्स जैसे टेक्निकल मैथ्स की बात करूं तो उस टाइम पर बच्चों ने पेपर का लेवल बताया, पेपर का लेवल काफी कम है। और आई थिंक आपने भी देखा होगा, कमेंट करके बताना कि आपका मैथ्स का स्कोर कितना है लगभग। अच्छा, फिजिक्स का जो पेपर देखा, फिजिक्स के पेपर में कंपैरिजन टू पहले
जो ईयर्स में जो पेपर आते थे उनके कंपैरिजन में इस बार का जो पेपर है वो थ्योरेटिकल ज्यादा है, बेसिक अप्रोच जो है वो ज्यादा पूछी जा रही है। ऐसे ही इंग्लिश का जो पेपर है वो ओवरऑल है, जो पहले था वैसा का वैसा ही जो पेपर है ऑलमोस्ट अब पूछा गया है। ऐसा ही जो मैथ्स में जो नॉन टेक मैथ्स है उसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से लेंथी से पूछे जा रहे हैं। और जीके का जो लेवल है वो एज यूजुअल है, जीके में पहले भी इतने ही पूछे जा रहे थे और अब भी वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो एक फॉर्मूला है एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट के ऊपर, और ये जो फॉर्मूला है आप इस फॉर्मूले को देखिए, समझ में आ जाए तो ठीक बात है, नहीं आए तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये है आपके पास नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, और इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में आपको अलग-अलग जो डेटा है वो पुट करने होते हैं, और अलग-अलग डेटा पुट करने के बाद में ये नॉर्मलाइज स्कोर आपका होता है। ठीक है जी। ऐसा इसके अंदर ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, और इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में आप देखो एक लंबा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, और इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में अलग-अलग वैल्यू जो है वो पुट की जाती है। अधिकतर ये वैसे एक स्टैटिस्टिकल यूनिट है, स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ऐसे, है ना? तो ये वही पैरामीटर है, उसी सारे पैरामीटर्स का यूज करके इसको बच्चों का स्कोर एवरेज, हार्ड शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा स्कोर बच्चे का बढ़ा दिया, इजी शिफ्ट वाले का उतना ही रहने दिया, है ना? इस तरीके से बच्चों का जो स्कोर है वो उस लेवल पे लाके रख देते हैं कि बच्चों को ये पता ना चले कि सर इनजस्टिस होने से बचाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं? ये तो है बच्चे का नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मलाइज होने के बाद में कितना आएगा। ये जो आपके पास दे रखा है एम बार जीटी, वो क्या है? और वो है आपके पास पूरी शिफ्ट के अंदर पूरे जो ओवरऑल बच्चे हैं उनका जो टॉपर है, ओवरऑल टॉपर बच्चे, जैसे मान लो कि टोटल जो बच्चे हैं 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से टोटल जो 100 स्टूडेंट्स हैं, उस 100 स्टूडेंट्स का 0.1%, 0.1% का मतलब कितना होगा, ऐसा है ना? 0.1% आप निकाल लो, 1000 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं टॉपर टोटल शिफ्ट में, जैसे 1000 बच्चे, उनमें से टॉपर टॉपर 0.1% टॉपर जो बच्चे हैं वो उठा लेते हैं, उनका एवरेज स्कोर जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, मतलब उनसे कंपैरिजन किया जाता है टॉपर बच्चों से। फिर ये दूसरा जो आपके पास डेटा है एमजीक्यू, जो आपको दे रखा है, इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन। टोटल शिफ्ट में जो भी टोटल एग्जाम में जितने बच्चे बैठते हैं उन बच्चों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, इन दोनों का योगफल आपके पास ये वाली टर्म है। ये जो आपको दे रखा है एम बार टी आई, वो पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर शिफ्ट में जो टॉपर बच्चे हैं उसमें से 0.1% जो बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर है। और ये जो आपके पास स्कोर दे रखा है वो ये है पर्टिकुलर शिफ्ट में जो बच्चे बैठते हैं। जैसे मान लो कि पहले पूरे मान लो कि एग्जाम के अंदर 1000 बच्चे बैठे, एग्जाम के अंदर 1000 बैठे, 1000 बच्चों का 0.1% निकालो, 0.1% ऐसा मतलब कितना बच्चा आया, एक बच्चा टॉपर। वैसे 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं तो 2.5 लाख बच्चों का 0.1% निकाल लो, और वो आपके पास वो हाईएस्ट स्कोर वाले जो बच्चे होते हैं उनसे कंपैरिजन चलेगा, वो बच्चों का एवरेज स्कोर यहाँ पे रख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर रखा जाएगा पर्टिकुलर जितने भी टोटल बच्चे हैं, टोटल बच्चों का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे रखा जाता है पर्टिकुलर शिफ्ट में, जैसे मान लो कि 4 या 5 या 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो पर्टिकुलर एक शिफ्ट में जब एग्जाम हो रहा है तो उन बच्चों का एवरेज स्कोर, उन बच्चों में से 0.1% टॉपर जो बच्चे हैं ना उनका एवरेज स्कोर, और यहाँ पे रखा जाता है उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो टोटल बच्चे हैं उन टोटल बच्चों का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ रखा जाता है। फिर है आपके पास एम आई जे का जो मतलब है, और वो है आपके पास इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेथ कैंडिडेट इन आई शिफ्ट। कोई पर्टिकुलर जैसे नंबरिंग की जाती है, जैसे मान के चलो कि टोटल एग्जाम में 100 बच्चे बैठते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्कोर के अकॉर्डिंग जो है वो 2.5 लाख बच्चे जो है वो हमारे ऐसे सेट हो गए, उनमें से 0.1% टॉपर बच्चे हो जाते हैं। और फिर पर्टिकुलर जैसे पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, ऐसे 4 शिफ्ट जो है उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है, जैसे पांचवा कैंडिडेट, ये पांचवा कैंडिडेट और कौन सी शिफ्ट में है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एम आई जे का मतलब है एक्चुअल मार्क्स, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्चुअल मार्क्स, लिखते हैं उस बच्चे का कौन सी शिफ्ट में कौन से नंबर पे वो बच्चा आ रहा है उसका स्कोर लिखते हैं। फिर एम आई क्यू जो है वो है इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट। उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का मीन एंड क्या लिखते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का सम लिखा करते हैं। और फिर आपके पास एम क्यू जो है वो आपके पास है इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो भी बच्चे बैठते हैं उनका मैक्सिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन क्या है।
तो आप कहोगे सर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के बजाय तो आप तो सीधा सा बता दो हमारा जो स्कोर है वो बढ़ेगा या घटेगा, हमें किन बच्चों को फायदा होगा किन बच्चों को नुकसान होगा, वो चीज मैं बता दूं। देखो भाई, फायदा उन बच्चों का होगा जिन बच्चों का हार्ड शिफ्ट में पेपर लगा है। जैसे मैथ्स के पेपर की बात करूं तो मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में पेपर सिंपल ही आया है, और फिजिक्स का जो पेपर है वो भी एवरेज ही आया है ना दोनों, और इंग्लिश का पेपर भी एवरेज ही है। तो जो बच्चों का 30 को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में एग्जाम लगा, उन बच्चों के अंदर कोई ज्यादा मतलब बराबर नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं। ये कौन मान रहा है? ये मैं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पेपर का लेवल समझा है। अगर ईडीसीआईएल ने पेपर का लेवल ये मान रखा है कि 30 को सेकंड शिफ्ट में जो बच्चों का पेपर लगा उनमें फिजिक्स का क्वेश्चन टफ था, तो फिर सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों का स्कोर बढ़ेगा। अगर ईडीसीआईएल ने माना कि फिजिक्स का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर लगा वो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़िया था, तो फिर उन बच्चों का स्कोर बढ़ेगा, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, ताकि दोनों बच्चों को एक साथ बिठाया जा सके, इनजस्टिस ना हो किसी के लिए। और ये पूरा का पूरा वो डिसाइड करेगा। तो अगर मैं एक चीज मानूं कि ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस्मत का खेल है, तो भाई यही मान लो आप, नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस्मत का खेल है। ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम अज्यूम कर सकते हैं, पेपर का पैटर्न समझने की कोशिश कर सकते हैं, और हम ये फॉर्मूले वगैरह साइड में रख के थोड़ा सा अप्रोच बना सकते हैं, खुद को पॉजिटिव मान सकते हैं कि हाँ, हमारा स्कोर 32 के आसपास बन रहा है, तो हम नॉर्मलाइजेशन के बाद में थोड़ा एक दो नंबर अगर बढ़ जाएं, ठीक है, तो हमारा स्कोर हो जाएगा। पिछली बार एक बच्चा था हमारे पास, उस बच्चे का स्कोर मैथ्स में 25 था, फिजिक्स में सॉरी, उस बच्चे का स्कोर था इंग्लिश के अंदर 21 मार्क्स था। मतलब देखो, नॉर्मलाइजेशन के बाद में पेपर तो 20 का है, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर उस बच्चे का 21 मार्क्स है। और फिर उस बच्चे का फिजिक्स में जो स्कोर है वो 5 नंबर था। उस बच्चे ने शायद अटेम्प्ट किए थे 6 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, गलत होने के बाद में नॉर्मलाइजेशन में उस बच्चे का स्कोर कट ऑफ को पार नहीं करवा पाया वो बच्चा। ठीक है, तो इस वजह से वो बच्चा 52 मार्क्स आने के बाद में भी फेल हो गया। तो हो सकता है आपके साथ में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट वे हो जिनमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, भाई उन सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप ये सोच के बैठ जाते हो कि नहीं अब तो हमारा क्लियर नहीं होगा, तो भैया आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा जो फेल होता है वही बच्चा आगे जाके पास भी होता है। कोई बच्चा मेडिकल में पहले बाहर हो गया था, वो बच्चा जब दोबारा देके जाता है तो फिर ग्रीन कार्ड भी मिलता है। तो आप पर्टिकुलर कोई मेडिकल पॉइंट को, पर्टिकुलर आप एग्जाम को ये नहीं मान सकते कि यही एग्जाम हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। वो अलग अलग पैटर्न की बात होती है कि अलग अलग टाइप पर क्या क्या चीजें अलग अलग होती है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन सब बच्चों को सबसे ज्यादा होगा जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम लगा है अकॉर्डिंग टू ईडीसीआईएल। ठीक है, और उन बच्चों को नुकसान, नुकसान तो देखो होने का चांस ही नहीं है। जो मार्क्स आपका आ रहा है उससे अगर कम होता है तो बहुत कम होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आप तो ये दुआ करो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर हमारी पर्टिकुलर सेक्शनल कट ऑफ अगर क्लियर नहीं हो रही है, हे भगवान, हमारी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर करा दें, और हम नॉर्मलाइजेशंस को पूरा पूरा धन्यवाद दे दें, और हमारा नाम आ जाए। ठीक है भाई। अच्छा, स्कोर, सेफ स्कोर के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। आप पहले की कट ऑफ जो है उससे मुझे लग रहा है कि कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही आंसर की आ रही है, जैसे आंसर की आई है, बच्चों के हाल बेहाल हैं, बच्चों की हालत थोड़ी सी खराब भी है, क्योंकि स्कोर जो है जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना स्कोर जो है बच्चे का नहीं बन पा रहा है ना। क्योंकि पहले तो हमें 1 1.5 महीने बाद में पता चलता था, एक्चुअल पता ही नहीं चल पाता था, लेकिन अब तो एक्चुअल पता चल पा रहा है। तो जो कट ऑफ मैंने अप्रोक्सीमेटली इतना बताया था, 2 3 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि जो आपकी कट ऑफ है वो 1 2 नंबर जो है वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे। 1 2 नंबर बढ़ने से क्या सर हमें कितना नुकसान कितना फायदा होगा? 1 2 नंबर अगर ऑल इंडिया में प्लस माइनस होता है, 1 2 नंबर स्टेट वाइज में प्लस माइनस होता है, तो इससे कोई ज्यादा नुकसान ज्यादा फायदे वाली बात नहीं है, है ना। वो सारे बच्चों का बढ़ेगा, घटेगा तो सारे बच्चों का घटेगा, उससे आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। बस ये है कि आपको फोकस करना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगर आपने ये पेपर दे दिया है, फेज 2 के लिए इतने दिनों की जरूरत नहीं होती जितना आप समझ रहे हो। अभी से बोलो सर फेज 2 की तैयारी करें, देखो फेज 2 की तैयारी वो बच्चा लग सकता है, या गर्ल्स जिनको लग रहा है हमारा स्कोर अच्छा हुआ है तो रनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरा मानना यह है कि अगर आपका स्कोर थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अभी से तैयारी में वापस जुट जाओ। ठीक है, क्योंकि पहले स्कोर अच्छा आएगा तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि सर मेरा स्कोर जो है ना वो 23 नंबर है, तो क्या सर मैं सेफ हूँ? भाई मेरा कहना है ऑल इंडिया कट ऑफ से तुम पास तो हो जाओगे, है ना। ऑल इंडिया कट ऑफ जो है जैसे मान लो 18 नंबर जाती है तो पास तो हो जाओगे आप, लेकिन क्या फाइनल सिलेक्शन के लिए आप दावेदार हो? अगर आप राजस्थान से हो, 23 नंबर आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर आपका 25 नंबर है, आप हरियाणा से हो, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, आपका 30 नंबर आ रहा है हरियाणा से, तो आप भले ही, आपका हो सकता है कि
ऑल इंडिया कट ऑफ से आपका नाम आ जाए, लेकिन आप सेफ नहीं हो, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना। स्टेट वाइज कट ऑफ में जो बच्चा आ रहा है, जो जैसे राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, एमपी हुआ, हरियाणा हुआ, इन स्टेट से कोई बच्चा आ रहा है, उनके स्टेट वाइज कट ऑफ ज्यादा जाया करती है, तो उन बच्चों के लिए तो बेनिफिट है उस चीज का। लेकिन जिन बच्चों का पहले ही, जैसे एमपी का कोई बच्चा है, जैसे और कोई स्टेट का, छत्तीसगढ़ का बच्चा है, उस छत्तीसगढ़ के बच्चे की स्टेट वाइज कट ऑफ है वो 13 नंबर, सॉरी स्टेट वाइज कट ऑफ 13 नंबर है। उस बच्चे का स्कोर आ रहा है 25 नंबर, तो क्या 25 पे फाइनल हो जाएगा? हाँ जी, वो बच्चा 25 पे फाइनल हो जाएगा। तो भाई अलग अलग स्टेट वाइज, ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ जो है आया करती है, हम पर्टिकुलरली इसको बताया करते हैं बहुत बार आपको। लेकिन अगर आपका स्कोर मेरे हिसाब से 40 के आसपास अगर है ना, 40 के आसपास है, तो आप चाहे स्टेट वाइज हो चाहे आप ऑल इंडिया हो, सब में आप क्लियर है 40 के आसपास। या अगर आपका स्कोर जो है 40 भी छोड़ दो, अगर कोई बच्चे का स्कोर एक्स ग्रुप की, अगर मैं बात बताऊं, एक्स ग्रुप की बात करूं, तो अगर आपका स्कोर 30 प्लस के आसपास भी अगर आ रहा है, तो चांसेस अच्छे हैं आपके। ठीक है, चांसेस अच्छे हैं आपके, 30 प्लस भी अगर आ रहा है तो ठीक है, हो जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप एक चांस दूसरा साथ में रखना। जैसे नेवी का एग्जाम है, अभी नेवी का एग्जाम 20 मई के आसपास है, तो अभी आप उस वाले एग्जाम की तैयारी कर लो। और अगर आपको बेसिक अच्छा नहीं है आपका, तो फिर एक बेच आप लोगों के लिए हमने लॉन्च किया है, दैट इज वर्दी 4.0। इस बेच के साथ में जुड़ जाओ, जिसमें हम बेसिक से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हाल फिलहाल इस बेच के अंदर क्लासेस जो है आपके रिकॉर्डेड सेव है ना, ये रिकॉर्डेड सेव है, और इस बेच पर अभी डिस्काउंट भी है। 7 अप्रैल तक इस बेच पर स्पेशल डिस्काउंट है। 999 रुपए का जो बेच है वो 749 रुपए में आपको मिल रहा है एक्स ग्रुप का। 999 रुपए का जो बेच है आपको 749 रुपए में मिल रहा है वाई ग्रुप का। दोनों जो बेच है 1499 रुपए के, वो 1149 में मिल रहे हैं। तो आप इस वाले बेच को एनरोल कर सकते हो। ये 7 अप्रैल तक ये डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद में प्राइसेस जो है आपके ये रहेंगे। तो अगर कोई बच्चे का स्कोर कम हुआ, या उस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस ना मिला हो, तो बेटा आप इस वाले बेच के साथ में जुड़कर बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ना, ताकि आप लोगों का स्कोर पिच अगली बार सोचना नहीं पड़े कि सर 25 नंबर पे फाइनल होगा, 30 नंबर पे फाइनल होगा, आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सके। आई थिंक मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सटीक साबित होगी। और बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए कि आपका जितना भी स्कोर बन रहा है, बढ़िया स्कोर बन रहा है, और आप फाइनल सिलेक्शन ले लें। ठीक है जी, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। बाकी स्टडी करना आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।